इस सेशन के अंदर आज हम करने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस। ये वो टॉपिक है जो आपकी आने वाली पूरी पार्टनरशिप की जो सीरीज है उसका बेस है। या तो आपने डीड बनाई नहीं है या फिर आपने डीड के अंदर कुछ बातें लिखना भूल गए हो, तो फिर क्या होगा, ना हमने इंटरेस्ट दिया ना हमने 2:1 की रेशो को फॉलो किया, हमने गलती से 45,000 को इक्वल बांट दिया बिटवीन ए बी एंड सी। आपसे कह रहा है जी एंट्री पास कर दोगे। ए ने कहा सी को कि इंटरेस्ट देने के बाद जो तेरे हिस्से में प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट 15,000 रुपए से कभी भी कम नहीं होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। विश्वास कॉमर्स फ्री बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th वन शॉट सीरीज है इसके अंदर, यानी कि आपको यहां पर विश्वास कॉमर्स बैच के अंदर सारे वन शॉट्स मिलेंगे क्लास 12 से रिलेटेड। और जब तक आपका पूरा एग्जाम नहीं हो जाएगा इस सेशन के अंदर, आप इस विश्वास कॉमर्स बैच के अंदर पूरी पढ़ाई कर सकते हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, तो आपको पूरे साल यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। हमारा जो PW का ऐप है उसमें विश्वास कॉमर्स फ्री बैच के नाम से आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे जो नोट्स होंगे वो इसी बैच के अंदर आपको दिए जाएंगे। तो यार इस सेशन के अंदर आज हम करने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, जो कि रिलेटेड है पार्टनरशिप की फंडामेंटल्स के साथ। यानी कि आपकी एक बुक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, उसका जो पहला टॉपिक है फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, आज उसका हम वन शॉट लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको तमाम सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप मिलेंगे। तो मेरे साथ आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है। अगर आप इस वन शॉट को पूरे तरीके से एंजॉय करना चाहते हो, सारी चीजों को समझना चाहते हो, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लो। 1.5 घंटे से 2 घंटे के आसपास हमारा ये लेक्चर रहने वाला है। फटाफट से इसको शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप ये वो टॉपिक है जो आपकी आने वाली पूरी पार्टनरशिप की जो सीरीज है उसका बेस है। यानी कि आपको ये तो करना ही है, इतने अच्छे तरीके से करना है कि यार आपको पूरी पार्टनरशिप आगे जाकर प्रॉब्लम ना दे। ठीक है जी, आओ फटाफट से शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये कहानी शुरू होती है पार्टनरशिप की बेसिक से, यानी कि व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होती क्या है। तो हम बात करते हैं, पार्टनरशिप एक रिश्ता है, एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं आपस में प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कैरिड बाय एनी वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम। यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर एक रिश्ता बनाते हैं, जिस रिश्ते के तहत वो एक बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको वो शेयर करने का अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो इस रिश्ते को, इस रिलेशन को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब इस डेफिनेशन से आपको कुछ बातें समझ आनी चाहिए, जैसे कि यहां पर क्या है, दो से ज्यादा लोग, या तो 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग। तो पॉइंट उठता है कि सर मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो मिनिमम तो बेटे 2 पार्टनर हो सकते हैं। मैं अपने आप से तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मेरे को अगर पार्टनरशिप करनी है तो मुझे एक बंदा तो और चाहिए होगा, यानी कि 2 लोग तो होंगे ही होंगे मिनिमम एक पार्टनरशिप के अंदर। सो मिनिमम इज 2। नाउ द मैक्सिमम बेटे इसकी कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 के अंदर मैक्सिमम की लिमिट हमारे को पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 नहीं बताता है। सर कौन बताता है फिर हमारे को? बेटे ये मैक्सिमम लिमिट हमारे को जो बताता है वो बताता है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। और कंपनीज एक्ट के एक सेक्शन 464 में लिखा है कि एनी एसोसिएशन ऑफ मोर देन 100 मस्ट बी अ कंपनी। यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो हमारे को कंपनी एक्ट देता है वो 100 लोगों की देता है पार्टनरशिप के अंदर। उससे ज्यादा की अगर करनी है तो फिर तो आपको बेटे कंपनी ही बनानी पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कम से कम कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप के लिए, तो आप बोलोगे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग। लेकिन ये ज्यादा की लिमिट पार्टनरशिप एक्ट तय नहीं करता। कौन तय करता है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि एनी एसोसिएशन ऑफ मोर देन 100 पीपल मस्ट बी अ कंपनी। इसका मतलब पार्टनरशिप करने में मैक्सिमम लोग 100 अलाउड हैं एज पर कंपनी एक्ट। लेकिन ये लिमिट जो है ये फर्दर रिस्ट्रिक्ट की गई है एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। उसमें लिखा गया है अभी मैक्सिमम
50 लोग ही अलाउड हैं। तो यानी कि एज ऑफ टुडे, आज अगर मुझे पार्टनरशिप करनी है तो 2 से लेकर 50 लोग मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, 51 नहीं कर सकते, क्योंकि रूल कहता है कि अभी वो लिमिट 50 तक ही है। अगर मान लो कल जाकर सरकार ये रूल को चेंज कर देती है और कहती है कि ठीक है ये रूल हटा देते हैं, तो फिर कंपनी एक्ट पे चले जाएं तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 464 हमारे को 100 की लिमिट देता है, फिर वो 100 की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। आई बात समझ में? मिनिमम कितने? 2, मैक्सिमम एज पर कंपनी एक्ट सेक्शन 464 100, लेकिन वो अभी एप्लीकेबल है नहीं बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय अ रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 टू अ मैक्सिमम ऑफ 50। तो ये है पूरी इसकी कहानी। ओके, जो लोग आपस में मिलकर पार्टनरशिप करते हैं उन लोगों को हम पार्टनर बोलते हैं, और जिस धंधे को वो चला रहे होते हैं उसको हम उनकी एक बिजनेस फर्म बोलते हैं। उस फर्म का वो एक नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, A&B एंटरप्राइजेस, AB एंड सन्स, कुछ भी रख सकते हैं। हमारा एग्जाम्पल याद है आपको, टिचकुले एंड टिचकुले। वाह जी वाह, क्या बात है। तो ये हो गई पूरी कहानी पार्टनरशिप के बेसिक की। आगे चलते हैं। फिर बात आती है पार्टनरशिप डीड। जैसे हमने बोला था कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, द पार्टनर्स मस्ट एग्री बिटवीन देमसेल्व्स टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। अब बात उठती है क्या सर वो एग्रीमेंट ओरल होना चाहिए या रिटन होना चाहिए? तो एग्रीमेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और वो एक रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। बेटे ओरल एग्रीमेंट को कौन बताएगा कि वो सही है कि गलत है? कोई बता नहीं पाएगा। सो बेटर क्या है कि सर सारी बातें लिखित होनी चाहिए। अब अगर आप लिखित एग्रीमेंट करते हो बिटवीन पार्टनर्स तो उस रिटन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो आपसे सवाल आया कि पार्टनरशिप डीड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? पार्टनरशिप डीड एक लिखित में एग्रीमेंट है बिटवीन दी पार्टनर्स, जिसके तहत यानी कि जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ये आपस में पार्टनर बने हैं और पूरी की पूरी पार्टनरशिप स्थापित की है। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, क्या हमारे को पार्टनरशिप डीड क्या हमारे को हमेशा एक डीड बनानी है? नहीं, हम ओरल एग्रीमेंट भी तो कर सकते हैं। रिटर्न करेंगे तो पार्टनरशिप डीड होगी, ओरल करेंगे तो कोई डीड थोड़ी होगी, कहीं लिखा थोड़ी होगा। सो क्या डीड बनानी मैंडेटरी है? नहीं, एक्ट कहता है इट इज नॉट मैंडेटरी। बट हमारी सूझबूझ समझदारी ये कहती है कि यार अगर लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे तो प्रूव कौन करेंगे, कौन करेगा कि सही है कि गलत है? तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव एवरीथिंग इन राइटिंग और टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, सो दैट फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट आ भी जाए तो उनको रिजॉल्व करना ईजी हो जाएगा क्योंकि आपने सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड को हमें प्रॉपरली स्टैंप करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंप एक्ट। तो पार्टनरशिप डीड को प्रॉपर स्टैंप पेपर पर स्टैंपिंग करके बनाया जाता है। स्टैंप कितने की लगेगी वो डिपेंड करेगा इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से। ठीक है, ओके। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तो मेनली पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी चीजें होती हैं। मेनली का क्या है? सारी चीजें होती हैं। कौन पार्टनर होंगे, कहां रहते हैं, क्या नाम है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, धंधा क्या करेंगे, बिजनेस का नेचर क्या होगा, बिजनेस फर्म का नाम क्या होगा, बिजनेस की रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा, बिजनेस कहां पर काम कर सकता है, किन किन जगहों पर काम कर सकता है, किस किस प्रकार का काम कर सकता है, पार्टनर कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, पार्टनर कितना कितना सैलरी ले सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज होगा, है ना, पार्टनर को क्या बोनस कमीशन रेम्युनरेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पार्टनर लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, अगर पार्टनर लोन दे सकता है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा उस लोन के ऊपर, बैंक के अकाउंट को साइन कौन करेगा, चेक्स को बैंक अकाउंट ऑपरेट कौन करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाई जाएंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कैसे होगा, ये सारी बातें, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी है, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी है, ये सारी बातें डिसाइड करके आपको डीड में लिखनी चाहिए। और जैसा आप डीड में लिखोगे वैसा वैसा ही आपको करना होगा, बिकॉज डीड, पार्टनरशिप डीड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ओके हो गया। लेकिन पॉइंट उठता है कि सर मान लो हमने डीड ही नहीं बनाई, मान लो हमने डीड ही नहीं बनाई, सो अगर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या तो आपने डीड बनाई नहीं है या फिर आपने डीड के अंदर कुछ बातें लिखना भूल गए हो, तो फिर क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे पार्टनरशिप एक्ट होगा। वही क्या हो? वही होगा जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। पार्टनरशिप एक्ट में 5 बातें लिखी हैं,
पहली बात यह है कि सारे पार्टनर इक्वल होंगे। सेकंड, किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। थर्ड, किसी भी पार्टनर की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। फोर्थ, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% प्रति एनम के हिसाब से, और किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन कुछ नहीं मिलेगा। अगर डीड नहीं बनाई तो ये 5 रूल लागू हो जाएंगे। ओके है सर, डन है। आगे बढ़ते हैं सर। फिर इस पूरी पार्टनरशिप बेसिक्स के अंदर हमारा मुद्दा किस चीज का है? हमारा सारा मुद्दा इस चीज का रहता है इस पूरी पार्टनरशिप के अंदर कि जो पार्टनर्स ने प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट्स तो साझा है। इट इज अ कलेक्टिव प्रॉफिट, इट इज अ जॉइंट प्रॉफिट, इट इज अ प्रॉफिट विच इज अर्न्ड बाय ऑल द पार्टनर्स टेकन टुगेदर। तो उस प्रॉफिट का बंटवारा भी तो करना पड़ेगा। तो बंटवारे के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा अकाउंट जो हम बनाएंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन पार्टनर्स। तो एक बात तो तय है कि हम जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, और बंटवारा किसके बीच में करेंगे? पार्टनर्स के बीच में। यानी कि यहां पर जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो पार्टनर से रिलेटेड है, कोई आउटसाइडर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यहां पर हम किसी स्टाफ की सैलरी नहीं देंगे, कोई ऑफिस का रेंट नहीं आएगा, कोई बिजली पानी का खर्चा नहीं आएगा। यहां पर जो कुछ भी आ रहा है वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है, प्रॉफिट्स का बंटवारा हो रहा है, बस। अच्छा, अब याद क्या करना है आपको? बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपको याद कराई थी। सबसे पहली आइटम जो यहां पर आती है वो होता है प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। नाउ दिस प्रॉफिट हैज टू बी अ फाइनल प्रॉफिट। ये क्या होना चाहिए? फाइनल नेट प्रॉफिट होना चाहिए। फाइनल नेट प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहले ट्रेडिंग बनेगा, जीपी आएगा, फिर पीएनएल बनेगा, नेट प्रॉफिट आएगा। वो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट का ही तो बंटवारा करना है आपको, उसके लिए आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। तो एक बात आपको समझनी है कि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनता है जब फाइनल प्रॉफिट निकलता है, फाइनल प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। मतलब आपको वो प्रॉफिट चाहिए जो प्रॉफिट बिल्कुल फाइनल है, फाइनल आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर ऑल इनकम्स। अगर आपने कोई खर्चा अभी तक माइनस नहीं किया है, आप माइनस करो। जैसे कि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन माइनस करो, कमीशन टू मैनेजर माइनस करो। अभी अगर आपने कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं किया है, जो एक्सपेंस रहता है उसको माइनस करो, अपना प्रॉफिट फाइनल करो, फिर उस प्रॉफिट को यहां पर डालना बंटवारा करने के लिए। ओके, सेकंड आइटम जो यहां पर आती है वो आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एज पर दी पार्टनरशिप डीड। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होना चाहिए वो यहां पर आता है, दूसरी आइटम। यहां पर कोई तीसरी आइटम इस साइड पर आती ही नहीं है, ठीक है? तो ये बन जाएगा इसका टोटल। उसके बाद हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, किस पार्टनर को कितना कितना कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना है हम वो देंगे। फिर हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। फिर अगर किसी पार्टनर को कोई बोनस कमीशन मिलना है हम वो बोनस कमीशन देंगे अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। फिर कुछ प्रॉफिट अगर हमारे को बांटना नहीं है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वो प्रॉफिट हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और लास्ट में जो बचा कुचा प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम बांट देंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो रेशो है जो पार्टनर्स ने आपस में अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखी है, और अगर डीड में नहीं लिखी तो फिर इक्वल, अगर डीड में नहीं है तो फिर इक्वल। सो ये है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें इससे ज्यादा कोई चीज आती नहीं है, ठीक है? नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज इंटरेस्ट पार्टनर सैलरी, व्हाट इज कमीशन, these are all appropriations, these are all the methods to distribute the earned profit between partners. ये खर्चे नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट एन एक्सपेंस, पार्टनर सैलरी इज नॉट एन एक्सपेंस, पार्टनर कमीशन बोनस इज नॉट एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नहीं है। these are appropriations. appropriation का मतलब है प्रॉफिट्स में से बंटवारा करने का तरीका। appropriation का मतलब है प्रॉफिट्स के बंटवारा करने का तरीका। ओके हो गया? ठीक है सर। अब सर हमारे को यह जानना पड़ेगा ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैसे चार्ज करना चाहिए, तो इसकी एक कैलकुलेशन हमने सीखी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने सीखा था कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कितना कितना कैसे कैसे देना है,
कैलकुलेशन सीखी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना कैसे कैसे देना है उसके बड़े सारे मेथड सीखे थे, है ना। तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। सर अगर हमारे को किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? बेटे वही है फॉर्मूला जो आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 1200, यही सीखा है आपने। तो जितना कैपिटल जिसने लगाया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एज पर पार्टनरशिप डीड चार्ज करना है, जितने टाइम पीरियड के लिए पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसको पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है एज सिंपल इंटरेस्ट। इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट, इट इज नॉट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी, इसके नीचे 12, इसके नीचे 100, बस ये P बन गया आपका कैपिटल। ओके सर समझ आ गई हमारे को बात। फिर हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, है ना। क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, मैंने आपको 4 तरीके बताए थे पार्टनर्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करने के। सबसे पहले हमें ये याद रखना था कि अगर हमारे को ये नहीं पता होगा कि किस पार्टनर ने कितना पैसा कौन कौन सी डेट्स पर विड्रॉ किया, डेट ऑफ ड्राइंग्स अगर मिसिंग है, ये बताया कि पार्टनर ने पूरे साल में 20,000 रुपए विड्रॉ किए, ये नहीं बताया कि कौन सी डेट पर कितना, कौन सी डेट पर कितना, कौन सी डेट पर कितना, कौन सी डेट पर कितना। अगर आपको वो डेट वाइज ड्राइंग्स का अमाउंट नहीं बताता और आपको वो बता देता कि पूरे साल भर में इसने 20,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, इन दैट केस जो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो चार्ज करोगे आप 6 महीने का, ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। पहली बात तो हमने ये सीखी थी। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि अगर हमारे को डेट वाइज बता दे कि किस डेट पर कितना पैसा विड्रॉ किया है पार्टनर ने, किस डेट पर कितना पैसा विड्रॉ किया है पार्टनर में, बेटे फिर तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल ही लेंगे, P इंटू आर इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट डेट वाइज P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी कर लेंगे। ओके फिर हमने कहा था कि अगर हमारे को डेट वाइज डिटेल पता हो तो हर बार P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी करने के बजाय हम एक प्रोडक्ट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट मेथड था वो सिंपल मेथड का हाइब्रिड वर्जन था, जिसमें हम कहते हैं कि आप जितना पैसा विड्रॉ करते हो उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके पीरियड के साथ, टाइम के साथ, यानी कि P इंटू टी, ये आप कैलकुलेट कर लो, और जो P इंटू टी आएगा उसका टोटल आएगा, उसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर दो, 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर दो। ये हमने प्रोडक्ट मेथड में सीखा था। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ आएगा। फिर हमने कहा था कि अगर हमारे को कभी कभी फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए तो हम फॉर्मूला अप्रोच या फॉर्मूला मेथड से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। तो 4 बातें हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए याद रखनी थी। अगर डेट नहीं पता होगी तो 6 महीने का इंटरेस्ट, अगर डेट वाइज पता होगा तो P इंटू आर इंटू टी हर बार कर लो, या फिर अगर आपको P इंटू आर इंटू टी हर बार नहीं करना है तो आप प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, P इंटू टी करके उसका सिग्मा करो, उसके ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर दो। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला अप्रोच भी थी जिसमें 2 कंडीशंस होती थी, वो दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती थी तो हम फॉर्मूला लगाते थे। आओ जरा देखें क्या, ये मैंने नोट्स में भी क्लास में भी बहुत बार कराया है, समझ लेते हैं। सिंपल मेथड तो बड़ी सिंपल सी कहता है बात, P इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला लगाना। जैसे कि मान लो एक पार्टनर है, उसने 1 फरवरी को 2,000 रुपए विड्रॉ किए, 1 मई को 5,000 रुपए विड्रॉ किए, 30 जून को 2,000 रुपए विड्रॉ किए, तो टोटल उसने 9,000 रुपए साल में विड्रॉ किए। इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है 15% पर एनम के हिसाब से। अब इंटरेस्ट कैसे चार्ज करोगे? देखो, साल अगर खत्म होता है 31 दिसंबर को, साल अगर 31 दिसंबर को खत्म होता है तो 1 फरवरी से 31 दिसंबर कितने महीना हुआ? 11 महीने। फरवरी से लेकर 31 दिसंबर 11 महीने, तो इस 2,000 पे 11 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो कैसे निकलेगा? P 2,000, R 15% और T 11 महीने, तो P इंटू आर इंटू टी 275। अगर 1 मई को पैसा विड्रॉ किया 5,000 तो 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक टाइम होता है 8 महीने, तो P इंटू आर इंटू टी करोगे सेम। कैसे? 5,000 P, रेट है 15% और आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है 8 महीने का, इसको चार्ज करोगे तो 500 आएगा। सिमिलरली 30 जून को पैसा विड्रॉ किया है 2,000, तो 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक होते हैं 6 महीने, फिर से P इंटू आर इंटू टी करोगे तो आपके पास
ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट आ जाएगा। P इज 2000, R इज 15%, टाइम इज 6 मंथ, 6/12। तो आपके पास 275 आया, 500 आया, 150 आया, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा, टोटल आईओडी आ जाएगा 925 रुपए। तो अगर आपको डेट वाइज पता हो कि कितना कितना पैसा विड्रॉ किया है, तो आप P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी करके टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो। यही आप अगर प्रोडक्ट मेथड से करना चाहो तो प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? सेम क्वेश्चन है, 1 फरवरी को 2000 विड्रॉ किए, 1 मई को 5000, 30 जून को 2000। तो सबसे पहले चेक करो कि इस 2000 पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा। ये तो हमने कर लिया, फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 महीने का, इस पर 8 महीने का, 1 मई से लेकर 31 दिसंबर, 30 जून से लेकर 31 दिसंबर 6 महीने का। अब क्या करो, ये आ गया बेटे P, प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ये आ गया T, P इंटू टी कर दो, प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट एंड टाइम, P इंटू टी करो। 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000, 2000 इंटू 6 12,000। अब इसका टोटल कर दो, कितना आ गया 74। अब एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होगी इस 74,000 के ऊपर कितना रेट लगाना था, 15%। ये देखो 15%। ओके, अब बेटे 1 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, 1 महीने, क्योंकि टाइम ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 1 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे तो सेम आंसर आएगा जो आंसर यहां आया था, 925 रुपए। इसको सॉल्व करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। कर लेता हूं, 74,000 इंटू 15% डिवाइड बाय 12, 925 रुपए। ये था प्रोडक्ट मेथड। ओके, लास्ट, अच्छा ये भी हमने कर लिया। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल लिखता है कि मोहन ने पूरे साल 20,000 रुपए विड्रॉ किए, ये नहीं बताया कि 20,000 कैसे 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 कौन कौन सी डेट पर विड्रॉ किए, और कहता है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो 15% पर एनम चार्ज करना है। तो बेटे फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगा, 20,000 के ऊपर हम 15% का रेट लगाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे को डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता है तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यहां पर ये 6 आ जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा 1500 रुपए का इंटरेस्ट। आती है बात समझ में? फिर लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था फॉर्मूला अप्रोच। फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कंडीशन नंबर 1 थी जब सेम अमाउंट इज विड्रॉन थ्रू आउट द ईयर, जब हम सेम पैसे विड्रॉ करते रहेंगे पूरे साल के अंदर। जैसे कि मैंने पैसे निकालने हैं बिजनेस में से, मैंने ड्राइंग्स करनी है अपने घर की जरूरतों के लिए, तो मैं हर बार निकालता हूं 5,000 रुपए। तो मैंने 5,000 निकाले, फिर 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 मैंने 5,000 निकाले। मैं हर बार 5,000 ही निकालता हूं। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स रिमेन सेम एवरी टाइम, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, द पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन द 2 ड्रॉइंग्स इज सेम। यानी कि जब मैं पहली बार 5,000 निकालता हूं और फिर मैं दूसरी बार 5,000 निकालता हूं, तो पहले और दूसरे के बीच में जितना टाइम इंटरवल है, जितना गैप है, जितने दिनों का फासला है, उतना ही फासला होना चाहिए दूसरे और तीसरे में, उतना ही फासला होना चाहिए तीसरे और चौथे में। यानी कि एवरी टाइम दी कंसेक्यूटिव ड्रॉइंग्स के बीच में जो टाइम पीरियड है वो सेम रहना चाहिए। जैसे कि हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करूंगा तो हर महीने की पहली तारीख को 5,000, हर महीने की पहली तारीख को 5,000, हर महीने की पहली तारीख को 5,000, तो हमेशा गैप 1-1 महीने का रहेगा। हर महीने के मिडल में 5,000, हर महीने के मिडल में 5,000, हर महीने के मिडल में 5,000, तो गैप 1-1 महीने का रहेगा। हर महीने के एंड में 5,000, हर महीने के एंड में 5,000, हर महीने के एंड में 5,000, तो गैप 1-1 महीने का रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो सेम अमाउंट इज विड्रॉन थ्रू आउट द ईयर एवरी टाइम, एंड द कंसेक्यूटिव ड्रॉइंग्स के बीच में जो पीरियड है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल अमाउंट विड्रॉल, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, टोटल अमाउंट पूरे साल में कितनी ड्रॉइंग। अगर मैंने 5,000 विड्रॉ किया हर महीने तो 5,000 इंटू 12 60,000 विड्रॉ किया, 60,000 इंटू रेट तो डीड में लिखा होगा, रेट बाय 100, इंटू एवरेज पीरियड,
इंटू एवरेज पीरियड। नाउ व्हाट इज दिस एवरेज पीरियड? इसके लिए हमने एक टेबल बनाया था, जो टेबल यहां पर आपको दिख रहा है। लेकिन ये टेबल कैलकुलेट कैसे हुआ था? ये हुआ था एवरेज पीरियड टाइम आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। ये जो एवरेज पीरियड है इसका भी एक फॉर्मूला था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। ये आपको फॉर्मूला हमने करा दिया था। अब अगर हम इसको याद करें फॉर्मूले को, तो हर बार हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आपको एक कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, मैं दिखाई देता हूं यार। ये लो, जैसे कि मान लो मैंने 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया 5000, 1 फेब को पैसा विड्रॉ किया 5000, 1 मार्च को पैसा विड्रॉ किया 5000। ऐसे करते 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 मैंने 1 नवंबर को पैसा विड्रॉ किया होगा 5000, और फिर 1 दिसंबर को पैसा विड्रॉ किया होगा 5000, और फिर मेरा साल खत्म हो गया होगा। क्या मैं यहां पर फॉर्मूला अप्रोच लगा सकता हूं? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली, मैंने हर बार कितना पैसा विड्रॉ किया? 5000, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। फिर मैं जब पैसा विड्रॉ करता हूं 1 जनवरी को और 1 फरवरी को, तो 1 महीने का गैप होता है। फिर 1 फेब और 1 मार्च में भी 1 महीने का गैप होता है। 1 मार्च और 1 अप्रैल में भी 1 महीने का गैप होता है। ऐसे करते करते 1 नवंबर से 1 दिसंबर भी 1 महीने का गैप होता है। तो हर बार गैप भी सेम रह रहा है और अमाउंट भी सेम रह रहा है, तो फॉर्मूला लग सकता है। अब फॉर्मूला मुझे ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। क्या मेरे को टोटल अमाउंट पता चल सकता है? हाँ जी सर, 5000 5000 5000 5000 5000। तो सर ये कितना हो जाएगा? 5000 गुना 12, 60,000 रुपए मैंने साल में विड्रॉ किए हैं। तो यहां पर टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 60,000। व्हाट इज द रेट? सर रेट विल बी एज पर द पार्टनरशिप डीड। चलो मान लेते हैं डीड में लिखा है 15%। ओके, नाउ मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? ये एवरेज पीरियड निकालने का बेटे एक और फॉर्मूला है। क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज करनी है दो चीजों की, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। अब ये टाइम चेक करो कैसे आएगा। हमने सबसे पहली बार पैसा कब विड्रॉ किया? 1 जनवरी को। अब चेक करो 1 जनवरी से लेकर अगर हम साल का एंड काउंट करें 31 दिसंबर, तो कितना टाइम है ये? पहली बार पैसा कब विड्रॉ किया? 1 जनवरी को। अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक टाइम गिन कितना है? टाइम गिनना, गिनता क्यों नहीं है? गिन। सर ये तो पूरे 12 महीने हैं। हाँ जी, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। आखिरी बार पैसा तूने कब विड्रॉ किया? सर 1 दिसंबर। बेटे यहां से 31 दिसंबर का टाइम गिन, ये कितना टाइम बचता है? 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, 13/2 6.5। तो ये जो 6.5 आया है ये यहां पर डाल दे। ऐसा करने से बेटे तेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आंसर आ जाएगा। मैं तेरे को आंसर कैलकुलेट करके देता हूं। ये आ जाएगा 4875। ऐसे ही तो निकाल लेगा। अगर वो मिडिल होगा तो 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 दिसंबर। फिर वो मिडिल से चेक कर लेना, वो 6 आएगा। फिर एंड होगा 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, तो वो 5.5 आएगा। ये जो एवरेज पीरियड है 6.5, 5.5, 6, इसके लिए हमने यहां पर टेबल दे दिया आपको। अगर मैं पूरे साल हर महीने के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करूंगा तो ये 6.5 आएगा। ये देख 6.5 बिगिनिंग, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसे। अगर मैं मिडिल में करूंगा तो 6 आएगा एवरेज पीरियड। अगर एंड में करूंगा तो 5.5 आएगा। अगर मैं पूरे साल लगातार 12 बार विड्रॉ करता हूं, अगर मैं 12 बार विड्रॉ नहीं करता, मैं 6 बार विड्रॉ करता हूं, 6 बार लगातार विड्रॉ करता हूं, तो ये एवरेज पीरियड आधे हो जाएंगे। आधे कैसे? 6 का बन जाएगा 3। जैसे 6 में 0.5 प्लस करके 6.5 आया है, 3 में 0.5 प्लस करके 3.5 आ जाएगा। 6 में से 0.5 माइनस करके अगर 5.5 आया है तो 3 में से 0.5 माइनस करके 2.5 आ जाएगा।
वो 0.5 प्लस और 0.5 माइनस इसलिए किया है क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ 1 जनवरी है, मिडल ऑफ द मंथ 15 जनवरी है, एंड ऑफ द मंथ 31 जनवरी है। अब बिगिनिंग और मिडल में कितने महीने का फासला है सर? आधे महीने का, 15 दिनों का। तो आधे महीने को 0.5 बोलते हैं। तो मिडल से 0.5 आगे, मिडल से 0.5 पीछे, आगे तो प्लस कर दो, पीछे है तो माइनस कर दो। तो बिगिनिंग के केस में ज्यादा इंटरेस्ट लगना चाहिए, 6.5 महीने, 3.5 महीने। एंड के केस में कम इंटरेस्ट लगना चाहिए, 5.5 महीने, 2.5 महीने। ठीक। अब आते हैं क्वार्टर का केस। क्वार्टर का मतलब है कि साल में आपने 4 बार विड्रॉ किया है, 4 टाइम्स हर क्वार्टर के अंदर। क्वार्टर कितने होते हैं साल में? 4। कैसे सर? अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का तीसरा क्वार्टर, जैन फेब मार्च का चौथा क्वार्टर। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप जैन से शुरू हो जाओगे तो जैन फेब मार्च पहला क्वार्टर बन जाएगा। कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। अब अगर आप क्वार्टर वाइज पैसे विड्रॉ करते हो तो फिर जो इंटरेस्ट लगेगा, इफ इन द मिडल है तो ये 6 लगेगा, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर है तो ये 7.5 हो जाता है, और अगर एंड है तो ये 4.5 हो जाता है। अब 6 से 7.5 का फासला 1.5 महीने का होता है, यानी कि +1.5 और -1.5। ये +1.5 और -1.5 क्यों किया है? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर और मिडल ऑफ द क्वार्टर में 1.5 महीने का फर्क होता है। 1 जनवरी और 15 फरवरी में 1.5 महीने का फर्क है, तो 1.5 महीना प्लस। 15 फरवरी और 31 मार्च में 1.5 महीने का फर्क है, माइनस। जैसे मिडल और बिगिनिंग ऑफ द मंथ में आधे आधे महीने का फर्क है ना, क्वार्टर के केस में मिडल और एंड और मिडल और बिगिनिंग में 1.5 महीने का फर्क है, तो 1.5 प्लस 1.5 माइनस। ठीक है, ये टेबल आपको याद हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने आपको चेक करा दिया। ओके है सर। अब आते हैं बेटे एक क्वेश्चन पे जिसमें हमें वो कह रहा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे को बना कर दो। हमें बात तो समझ आ गई। हमें बात क्या समझ आई है सर? हमें बात ये समझ आई है कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और उस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में है क्या? बेसिकली प्रॉफिट एज पर पीएनएल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो अभी हमने देखा, कैलकुलेट करना कैसे है कर लेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है P इंटू आर इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट, सैलरी बोनस कमीशन, बचा हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कोई खास प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना। आओ जरा फटाफट से एक क्वेश्चन करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। निकालो कॉपी अपनी, फटाफट निकाल लो। क्वेश्चन हमारी टीवी स्क्रीन पर ये दे रखा है, क्वेश्चन हमारी टीवी स्क्रीन पर दे रखा है। अमित और विजय ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, कैपिटल कितना कितना लगाया? 2 लाख और 1.5 लाख। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%, वो दे देंगे। अमित को सैलरी देना 2000 महीने की, विजय को देना 3000 महीना, दे देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, बांट देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबव एप्रोप्रिएशन इज 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें चार्ज करनी है 2200 अमित के लिए और 2500 विजय के लिए। आपसे बोला पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो बेटे मैंने बनाया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये अमाउंट आ गया, यहां पर पर्टिकुलर्स आ गए, डेबिट क्रेडिट आ गया। सबसे पहली आइटम जो यहां पर आती है वो आती है बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट, यानी कि हमने कितना प्रॉफिट पूरे साल में कमाया। सर हमने प्रॉफिट कमाया 2,16,000 जिसे हमें बांटना है। ओके, पहली आइटम। दूसरी आइटम यहां पर कौन सी होती है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितने पार्टनर हैं? सर एक है अमित और एक है विजय। क्वेश्चन ने हमें बता रखा है कि अमित से इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है? 2200, और विजय से कितना करना है? 2500। तो यहां लिख दो 2200, ये हमने वापस लेने हैं, ये 2500 वापस लेने हैं। टोटल कितना हो गया? 4700। ग्रैंड टोटल कितना हो गया? 2,20,700। अब 2,20,700 में से सबसे पहले आपको क्वेश्चन ने बोला पॉइंट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 10%, तो हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित को और विजय को। कितना कितना देना? 10%। तो 10% 2 लाख पे और 10% 1.5 लाख पे, कितना बनेगा? 2 लाख का 10% 20,000 पूरे साल का।
और 1.5 लाख का 10% 15,000, तो ये बन गया 35,000। क्या बेटे हमने किसी को सैलरी देनी है? हाँ सर, हमने पार्टनर्स सैलरी भी देनी है, अमित और विजय। बोलो बेटे कितनी कितनी देनी है? सर सैलरी देनी है अमित को 2,000 एक महीने की, तो साल में तो 12 महीने होते हैं सर, 24,000। 3,000 एक महीने की 36,000, तो इसको देनी है 24,000 की सैलरी, इसको देनी है 36,000 की सैलरी। कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपए की सैलरी। ओ वेरी गुड। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको रेशो में बांट दो। तो बचा हुआ प्रॉफिट जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। अमित विजय, चेक करो बचा कितना प्रॉफिट। आओ जरा चेक करते हैं। सर 35,000 इंटरेस्ट दे दिया, 60,000 ये दे दिया, तो हमारे पास बचा 125,700। जो बेटे बचा हुआ प्रॉफिट होता है ना उसको 3:2 की रेशो में बांटना है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है बचे हुए प्रॉफिट को 3:2 की रेशो में बांट दो। तो बांटो, ये आ जाएगा 75420 और ये आ जाएगा 50280। खत्म। तो आंसर आ गया 75420 50280। तो ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही है, क्लियर हो गया ना? ओके, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट सिस्टम या कैपिटल अकाउंट मेथड। यानी कि हमारे को अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमारे को किस सिस्टम पर मेंटेन करने हैं। हमारे पास दो सिस्टम है, एक हमारे पास फिक्स सिस्टम है जिसको हम फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। दूसरा हमारे पास है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो दो सिस्टम, दो मेथड, एक है फिक्स्ड, एक है फ्लक्चुएटिंग। आई बात समझ? एक फिक्स्ड, एक फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, ये जो फिक्स सिस्टम है ना, इस सिस्टम में हर पार्टनर के दो दो अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट हर पार्टनर के बनेंगे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, पार्टनर का करंट अकाउंट भी बनेगा। तो ए का कैपिटल अकाउंट, ए का करंट अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, बी का करंट अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट, सी का करंट अकाउंट, डी का कैपिटल अकाउंट, डी का करंट अकाउंट, ई का कैपिटल अकाउंट, ई का करंट अकाउंट। हर पार्टनर के दो दो अकाउंट, एक कैपिटल एक करंट, अगर सिस्टम फिक्स्ड है। अगर सिस्टम फ्लक्चुएटिंग है तो हर पार्टनर का केवल एक अकाउंट ही बनेगा, विच इज हिज कैपिटल अकाउंट, देयर इज नो करंट अकाउंट। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, डी का कैपिटल, ई का कैपिटल, एफ का कैपिटल, वाई एक्स वाई जेड का कैपिटल, हर पार्टनर का एक कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग सिस्टम, हर पार्टनर के दो अकाउंट, कैपिटल करंट फिक्स सिस्टम। हम सर कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? हम सर कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? अगर बेटे हम कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, देखो अगर तो क्वेश्चन ने बता ही दिया कि आप फिक्स सिस्टम फॉलो करो तो बेटे फिर फिक्स सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने बता ही दिया कि फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो करो तो फिर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। दिक्कत कब आएगी? दिक्कत आएगी जब सिस्टम हमारे को पता ही नहीं चले क्वेश्चन के अंदर, यानी कि क्वेश्चन साइलेंट हो जाए, बताया ही नहीं हमारे को सिस्टम कौन सा है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बेटे हम यूज करेंगे फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। फ्लक्चुएटिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे, मतलब ओनली कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। सर अब हमारे को एक बात बताओ, अगर फिक्स सिस्टम है तो कैपिटल अकाउंट भी बनेंगे और करंट अकाउंट भी बनेंगे? हाँ जी,
अगर सिस्टम फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा हर पार्टनर का। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कैसे? कॉलुमनर फॉर्म में बनाएंगे, जैसे कैश बुक बनाते थे, कैश बैंक कैश बैंक कैश बैंक, दो दो कॉलम, तीन तीन कॉलम, कैश बैंक डिस्काउंट ट्रिपल कॉलम। वैसे ही कैपिटल में एक्स और वाई का कैपिटल, एक्स और वाई का, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये हो गए कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये हो गए करंट अकाउंट। अब कैपिटल अगर फिक्स सिस्टम पर चल रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 ही आइटम आएंगी, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग बैलेंस, तीसरा एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, चौथा कैपिटल विड्रॉल। अगर सिस्टम फिक्स्ड है तो उसमें जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें 4 ही केवल आइटम आ सकती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ओपनिंग, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल विड्रॉल। अगर बेटे एडिशनल कैपिटल नहीं है, कैपिटल विड्रॉल भी नहीं है, तो जितना ओपनिंग होगा ना उतना ही क्लोजिंग होगा। सिंपल, ना मैंने पैसे लगाया एक्स्ट्रा, ना मैंने पैसा विड्रॉ किया अपना कैपिटल, तो मेरा ओपनिंग ही क्लोजिंग हो जाएगा। तो 4 ही आइटम आती हैं इसमें, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। ओके, और इसका बैलेंस यहीं पर होगा, पॉजिटिव बैलेंस ही होगा, जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्रेडिट बैलेंस ही होगा ओपनिंग, क्रेडिट बैलेंस ही होगा क्लोजिंग, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं आ सकते कैपिटल अकाउंट के अंदर फिक्स सिस्टम में। ओके, करंट अकाउंट का बैलेंस बेटे ओपनिंग यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, क्लोजिंग यहां भी हो सकता है, क्लोजिंग यहां भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा इसमें डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, जीरो बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो या तो जीरो हो सकता है या फिर वो क्रेडिट हो सकता है, पर कैपिटल अकाउंट फिक्स सिस्टम के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, डेबिट नहीं हो सकते। ओके, अब अगर आप बाकी सारी आइटम देखोगे तो ये सारी आइटम बेटे आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन से मिलेंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, बोनस, प्रॉफिट का हिस्सा, ये वाली सारी आइटम भी आपको कहां से दिखेंगी? दोनों आइटम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस का हिस्सा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। अब बस एक एक्स्ट्रा आइटम यहां पर दिखती है, वो है नॉर्मल ड्राइंग्स, रेकरिंग ड्राइंग्स जो पार्टनर ने विड्रॉ की है। जो पार्टनर ड्राइंग्स करता है ना, वो ड्राइंग्स आपको यहां पर एक्स्ट्रा नजर आएंगी। बाकी तो सारा कुछ पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आ रहा है, ये भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आ रहा है। ठीक है, ओके। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग सिस्टम पर चला जाऊं तो जो मैंने कैपिटल और जो मैंने करंट अलग अलग बना रखे हैं ना बेटे, इनको कंबाइन कर दूं अगर, तो एक ही अकाउंट बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। सिस्टम हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग, सिस्टम हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग। सारी आइटम जोड़ दो, जैसे कि ओपनिंग फिर यहां भी आ सकता है, ओपनिंग यहां भी आ सकता है, क्लोजिंग यहां भी आ सकता है, क्लोजिंग यहां भी आ सकता है, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो हमें नहीं पता डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। फिर एडिशनल कैपिटल यहां पर, कैपिटल विड्रॉल यहां पर, ये एडिशनल कैपिटल और ये कैपिटल विड्रॉल यहां पर आ गया। उसके बाद ये देखो, ये सारी आइटम करंट अकाउंट से उठा ली हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन लॉस, और ये एक एक्स्ट्रा आइटम जो हमने लिखी थी ड्राइंग्स। तो अगर मैं दोनों कंबाइंड कर दूं, कैपिटल भी और करंट अकाउंट भी, तो मेरे पास आ जाएगा फ्लक्चुएटिंग सिस्टम का कैपिटल अकाउंट। मेरे पास आ जाएगा फ्लक्चुएटिंग सिस्टम का कैपिटल अकाउंट। आती है बात समझ में? और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि हम सिस्टम कौन सा फॉलो करेंगे। या तो क्वेश्चन में लिखा होगा वो सिस्टम फॉलो करेंगे, अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट होगा तो हम वो सिस्टम फॉलो करेंगे जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग। सर अब अगर आप हमारे को प्रैक्टिस करा दोगे ना थोड़ी सी, हैं, अगर आप हमारे को थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दोगे ना तो मजा आ जाएगा। लो भाई, तो बेटे ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्या बेटे क्वेश्चन ने तुमसे करंट अकाउंट मांगा? जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के साथ कैपिटल अकाउंट, तो क्या उसने करंट अकाउंट मांगा? नहीं मांगा ना। तो जब मांगा ही नहीं करंट अकाउंट, तो ये कौन सा सिस्टम है? फ्लक्चुएटिंग। ओ ऐसा, हाँ जी ऐसा। क्योंकि बेटे अगर वो करंट अकाउंट मांगता तो फिक्स सिस्टम होता ना, वो तो उसने मांगा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर के कैपिटल। कैपिटल कितने हैं? 1 और 2। तो हमने बना लिया बेटे एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से बना रखा है इसके अंदर, और एक बना लिया हमने कैपिटल अकाउंट। कैपिटल दो बंदों के, ए बी, आप भी बना लो फटाफट से पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, आओ जरा सवाल पढ़े। ए और बी पार्टनर हैं, 3:1 की रेशो है, करेक्ट। 1 अप्रैल को इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं 50,000 और 30,000, तो ठीक है। तो सर ये तो आगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ जी, 50,000 और 30,000। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो है 50,000। तो ये क्या है सर? प्रॉफिट माने बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट कमाया है 50,000 जिसको हमें बांटना होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड इज एज फॉलोज। सबसे पहले कहता है जी इंटरेस्ट दे दो 6% सबको, तो दे देते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। कितना इंटरेस्ट बनेगा सर? 50,000 का 6% 3,000 और 30,000 का 6% 1,800, तो टोटल 4,800 का इंटरेस्ट दे दो। दे दिया, ओके। फिर कहता है ए को कमीशन देना 2% टर्नओवर के ऊपर, और नीचे अगर देखो तो यहां पर लिखा हुआ है द टर्नओवर वॉज 3 लाख, तो मतलब 3 लाख की टर्नओवर का 2% 6,000 रुपए कमीशन देना ए को, ओके। तो 2 कमीशन टू पार्टनर्स ए को देनी है कमीशन 6,000, ठीक है। फिर कहता है बी को देना सैलरी 500 रुपए महीना, तो 2 सैलरी टू पार्टनर्स बी को देना 500 रुपए महीना। बेटे 500 इंटू 12 मतलब कि 6,000 रुपए, ओके। फिर कहता है जी बी को कमीशन भी मिलेगा 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द कमीशन। कहता है बी को कमीशन देना 5% उस प्रॉफिट में से जिस प्रॉफिट में से आपने सब कुछ माइनस कर दिया है और बी का कमीशन भी माइनस कर दिया है, ओके। अब मुझे बताओ हमारे पास पैसे कितने थे? सर हमारे पास 50,000 रुपए थे। सबसे पहले हमने उसमें से 4,800 रुपीज इंटरेस्ट दे दिया होगा, फिर हमने 6,000 रुपए ए को कमीशन दे दिया, फिर हमने बी को 6,000 की सैलरी दे दी। हमारे पास बचा ही कितना सर? 50,000 में से 4,800 माइनस 6,000 माइनस 6,000, हमारे पास बचा 33,200। अब कह रहा है इस 33,200 का 5% इंक्लूडिंग इसमें से कमीशन माइनस करना, यानी कि ये आफ्टर सच कमीशन वाला केस है। याद है आपको? मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका मतलब सर हम जो कमीशन देंगे वो देंगे 33,200 इंटू 5/105। याद है ना आपको? याद है ना? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 5/100 प्लस 5, तो डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, तो कमीशन बन जाएगा 1581। तो कमीशन बन जाएगा 1581। तो बी का जो कमीशन है वो बन जाएगा 1581। टोटल कितना हो जाएगा? 7581। सैलरी हमने सिर्फ बी को ही दी है 6,000। क्या हमने और कुछ करना है? आओ पढ़े। पार्टनर ने ड्राइंग्स करी थी 8,000 और 6,000। बेटे पार्टनर जो ड्राइंग्स करते हैं वो पैसे यहां से माइनस हो जाते हैं। टू कैश अकाउंट ब्रैकेट ड्राइंग्स। पार्टनर्स ने कितनी कितनी ड्राइंग्स करी? पार्टनर ने ड्राइंग करी 8,000 और 6,000, तो इसने 8,000 की विड्रॉ किए पैसे, इसने 6,000 किए, तो इसके कैपिटल में से दोनों में से माइनस हो गए, ओके।
क्या हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है? नहीं करना है। तो इसका मतलब अब जो हमारे पास प्रॉफिट बचा वो हमने रेशो में ट्रांसफर करना है। कर दो ट्रांसफर। क्या रेशो यूज करोगे? 3:1। तो पहले तो हम ये चेक करें हमारे पास प्रॉफिट बचा कितना। हमारे पास 50,000, हमारे पास 33,200 बचे थे ना, उसमें से 1581 हमने वो दे दिया, तो हमारे पास बचे कितने? 31619। 31619 को बांट दो 7905 23714। तो ये हमारे प्रॉफिट बच जाएंगे 23714 और 7905। अब हम क्या करेंगे? अब जो जो आइटम हमने लिखी हुई है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम यहां पर डालेंगे। देखो 3000 और 1800, क्योंकि हमने ये पार्टनर को देने हैं। फिर हमने कमीशन दिया है 6000 और 1581, तो बाय कमीशन टू पार्टनर्स। फिर हमने पार्टनर को सैलरी दी है सिर्फ बी को, तो बाय सैलरी टू पार्टनर सिर्फ बी को। और लास्ट में हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया ए और बी को। जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है उसके लिए यहां लिखते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट, क्योंकि वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आ रहा है। कितना? 23714 7905। और तो कुछ है नहीं यहां पर, है ना? तो अब बस आप इसको टोटल बैलेंस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस टू बैलेंस सीडी। तो 50,000, 3,000, 6,000, 23714, 82714, 82714 माइनस 8,000, 74714, 30,000 प्लस 1,800, 1581 प्लस 6,000 प्लस 7905, 47286, 47286 माइनस 6,000, 41286। ठीक है ना? ओके, तो ये हमारे आंसर होते हैं। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। जैसे हमारा ये ओपनिंग बैलेंस था ना 50 और 30, अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ऑल राइट, तो इस तरह से आपको बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन और इस तरह से आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। अब एक छोटी सी बात जो आपको यहां पर समझनी चाहिए वो ये है कि यहां पर हम अकेला ए नहीं लिखते। वैसे तो स्कूल का टीचर किताबें ठीक कर देती हैं, पर ये अकेला ए नहीं होता। यहां पर होता है बेटे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। हम ए और बी के साथ उसका कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि ए अकाउंट थोड़ी बनाया हमने तो ए का कैपिटल अकाउंट बनाया, बी का कैपिटल अकाउंट बनाया, ए का कैपिटल अकाउंट बनाया, बी का कैपिटल अकाउंट बनाया। तो याद रखना यहां पर ए कैपिटल बी कैपिटल, ए कैपिटल बी कैपिटल लिखना चाहिए। किताबें मिस कर देती हैं, स्कूल का टीचर अलाउ कर देता है, ना भी लिखो तब भी चल जाता है, पर टेक्निकली इट मस्ट बी रिटन एज कैपिटल बीज कैपिटल, एज कैपिटल बीज कैपिटल, एज कैपिटल बीज कैपिटल। सर इसका मतलब जो आपने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारे को लिखना चाहिए था। हाँ बेटे, इसमें भी लिखना चाहिए था अमित कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट, अमित कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट, अमित कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट। इसमें भी लिखना चाहिए था बेटे। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? कई बार आपका स्कूल का टीचर भी मिस कर देता है लिखना, कई बार किताबें भी मिस कर देती हैं, पर इट मस्ट बी रिटन।
आगे बात समझ में? अब चाहे मैं लिखूं ना लिखूं, आपको याद होना चाहिए कि लिखना चाहिए, ठीक है ना? ओके हो गया। सर एक क्वेश्चन ऐसा भी तो करा दो जिसमें हमारे को फ्लक्चुएटिंग नहीं, फिक्स सिस्टम हो, करंट अकाउंट बनाना हो। तो ये लो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जो फिक्स सिस्टम पर है। सर आपको कैसे पता फिक्स सिस्टम है? क्योंकि बेटे मैं तो इंटेलिजेंट हूं। ये देखो ना, क्वेश्चन ने क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ने लिखा है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर के करंट अकाउंट बनाओ। लिखा है ना क्वेश्चन ने, पार्टनर के कैपिटल और पार्टनर के करंट अकाउंट बनाओ। तो कितने पार्टनर हैं यहां पर? ए, बी और सी। तो हम क्या करेंगे? सर एक तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे को प्रॉफिट्स का बंटवारा करना है। फिर हम बनाएंगे एक कैपिटल और एक करंट। कितने? एबीसी, एबीसी के कैपिटल, एबीसी के करंट, एबीसी के कैपिटल, एबीसी के करंट। टिंग 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 टिंग। आ गई बात समझ में? यस सर। आओ सवाल पढ़ते हैं। एबीसी पार्टनर है इन द रेशो ऑफ 1/2, 3/10, 1/5। ये रेशो है 1/2, 3/10, 1/5। बेटे डिनोमिनेटर अगर 10 कर दो तो रेशो बन जाएगी 5, 3, 2। अगर बेस सेम कर दोगे ना 10 तो रेशो बन जाएगी 5, 3, 2। ओके सर। डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट देना है 5% ऑन द कैपिटल। याद रखना कि आईओसी है 5%। कैपिटल कितने कितने हैं? 50, 30, 20। आओ जरा, कैपिटल कितने हैं? सर कैपिटल तो हमेशा यहीं पर होते हैं ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ यही होगा, 50, 30, 20। इसी के ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज करना, आईओसी कर लेंगे बाद में। फिर कहता है बी और सी को सैलरी मिलनी चाहिए 5,000 पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर ए ने पैसे विड्रॉ किए 10,000 और बी और सी ने पैसे विड्रॉ किए इन एडिशन टू देयर सैलरीज 2,500 और 1,000। इसकी बात अभी हम करेंगे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000 बिफोर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बिफोर गिविंग पार्टनर सैलरी। यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 45। तो सर ये तो यहां आ जाएगा ना, हाँ, बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट हमने कमाए हैं 45,000 जिसका हमें बंटवारा करना है। अभी क्वेश्चन कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल द बैलेंस इन द करंट अकाउंट इज। बैलेंस करंट अकाउंट के भी दे दिए, कितने? ए का 45, बी का 1,500 और सी का 1,000। सभी के कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है 45, 1,500 और 1,000। 45, 1,500 और 1,000। अगर बेटे किसी का डेबिट होता तो हम यहां लिखते, अगर डेबिट होता तो हम यहां लिखते। करंट अकाउंट तो डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो अगर डेबिट बोला होता तो मैं यहां लिख देता, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन द ड्रॉइंग्स एंड करंट अकाउंट बैलेंस। कहता है इंटरेस्ट ड्रॉइंग पर भी चार्ज नहीं करना और इंटरेस्ट करंट अकाउंट पे भी चार्ज नहीं करना, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करना आईओसी कैपिटल पर। ठीक है, आओ जरा कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल लें। 5%, 50,000 के ऊपर, 30,000 के ऊपर और 20,000 के ऊपर। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है? सर ए बी सी। तो लिखो सर ए बी सी। 5% 50,000 का 2,500, 30,000 का 1,500, 20,000 का 1,000। तो 2,500, 1,500, 1,000 टोटल बन गया 5,000। यहां बेटे क्या लिखेंगे? सर कैपिटल अकाउंट नहीं बेटे, क्योंकि सिस्टम फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट में जाएगा। यहां पर अब करंट अकाउंट आएगा। अच्छा सर समझ आ गई। अगर सर सिस्टम होता फ्लक्चुएटिंग तो हम कैपिटल अकाउंट लिखते, क्योंकि सिस्टम फ्लक्चुएटिंग नहीं है, फिक्स्ड है, तो हमने करंट अकाउंट लिखा। हां जी, क्योंकि अब ये आईओसी करंट अकाउंट में हिट करेगा, यहां पर आएगा। आ गई ना बात समझ में? हाँ सर बात समझ आ गई। तो लिख दो यहां पर 2,500, 1,500, 1,000।
हाथ के हाथ खत्म कर दिया काम, ठीक है। फिर सर क्वेश्चन ने कहा था कि हमने सैलरी भी देनी है, बी को देनी है और सी को देनी है 5,000 की सैलरी, तो दे दो सर। 2 पार्टनर्स सैलरी, बी को और सी को 5,000 पर एनम, 5,000 ईच पर एनम, पूरे साल की है, ठीक है। सर यहां पे भी लिखेंगे ना कैपिटल करंट, हाँ बेटे, ये सिस्टम फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट, सिस्टम फ्लक्चुएटिंग होता तो कैपिटल अकाउंट। ओके है सर, 10,000, तो ये यहां आ जाएगा बाय पार्टनर्स सैलरी, बी और सी। ए के पास नहीं है सैलरी तो ए में नहीं लिखना, बी और सी में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन ने हमें बोला कि ड्यूरिंग द ईयर ए ने पैसा विड्रॉ किया 10,000, तो ए जो ड्रॉइंग्स करता है वो उसके करंट अकाउंट में से माइनस, ठीक है। तो यहां से टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखते हैं ड्रॉइंग्स, बुक्स कहीं कहीं बार यहां पर टू ड्रॉइंग्स लिख देती हैं, टू ड्रॉइंग्स लिखना है वो भी ठीक है, टू कैश बैंक लिख के ड्रॉइंग्स लिखना है वो भी ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस पर कोई चर्चा नहीं है, मतलब दिक्कत भी नहीं है। ए ने कितने पैसे विड्रॉ किए, 10,000 लिख दिए। बी ने कितने किए, बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव विड्रॉन 2,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है बी ने और सी ने जो सैलरी उनको मिली उन्होंने वो सैलरी भी विड्रॉ करी, एडिशनली 2,500 और 1,000 विड्रॉ किए। तो बेटे बी को सैलरी कितनी मिली थी, सर बी को सैलरी मिली थी 5,000, तो इसका मतलब जो सैलरी बी को मिली उसने वो 5,000 भी विड्रॉ किए, हाँ, और उसने 2,500 और विड्रॉ किए, हाँ, तो टोटल उसने 7,500 विड्रॉ किए, बिल्कुल, यस। सिमिलरली सर सी को सैलरी मिली 5,000, उसने सैलरी विड्रॉ करी, हां, प्लस उसने 1,000 और विड्रॉ किए, हां, तो क्या उसने 6,000 विड्रॉ किए, यस। इन एडिशन टू देयर सैलरीज, जो सैलरी के 5,000 है वो तो विड्रॉ करे ही करे, प्लस 2,500 और 1,000 अतिरिक्त विड्रॉ किए, ठीक हो गया, ओके। बस और तो कुछ है ही नहीं इसमें, ओके। सर जो फिर बच गया प्रॉफिट हमारे पास तो 45,000 का प्रॉफिट था ना, यस। वो 45,000 के प्रॉफिट में से 15 निकल गए तो 30 तो बच गए। बेटे बचा हुआ प्रॉफिट कहां जाता है, सर रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर होता है, वेरी गुड। तो क्या करेंगे सर, ए बी और सी को रेशो में दे देंगे, क्या रेशो है बेटे, 5:3:2, तो 5:3:2 में आप रेशो को बांट दो, 30,000 को बांट दो, 15,000 है ना, 9,000, 6,000। अब ये प्रॉफिट उठाकर यहां डाल दो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 15,000, 6,000, सॉरी 9,000 और अरे यार 9,000 और 6,000। अब आप बेटे इसका टोटल लगाएंगे, इसका टोटल लगाएंगे और बैलेंस लिखेंगे, खत्म हो गया सवाल। टू बैलेंस सीडी, तो इसमें तो कुछ आया भी नहीं गया भी नहीं, तो ये तो 50 ही आ जाएगा, ये 30, ये 20, टोटल आप लिख लेना यार, टोटल लिख लेना अपने आप, इधर भी टोटल लिख लेना अपने आप, टोटल लिख लेना, टू बैलेंस सीडी। बोलो बेटे कितना बैलेंस बचेगा, उसको टोटल कर लेते हैं, 45 प्लस 2,500 प्लस 15,000 माइनस 10,000, ये हो गया 12,000, 1,500 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 9,000 माइनस 7,500, ये हो गया 9,500, 1,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 13,000 माइनस 6,000 7,000,
ये हमारे आंसर होंगे 50 30 20, है ना, 50 30 20, 12,9500 और 7,000, 12,9500 और 7,000। क्लियर है, आई बात समझ में? यहां पर भी समझ आ गया, करंट अकाउंट करंट अकाउंट करंट अकाउंट करंट अकाउंट करंट अकाउंट करंट अकाउंट करंट अकाउंट। अगर सिस्टम फ्लक्चुएट फिक्स्ड है और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल 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 लिखने हैं, क्योंकि कैपिटल में जाता। अब ये सारे करंट हैं तो करंट में गए। ओके हो गया, यहां तक ऑल गुड। 1 घंटा लगा दिया हमने यहां तक सीखने में, मोटी चीजें हमारे को सारी समझ आ गई है। ओके है सर। सर अगर हम अब आगे चले तो हमारे को और क्या सिखाओगे? बेटे अब मैं तुम्हारे को एक बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। सांस ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट सीखेंगे। लो जी, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि कई कई बार जब हम प्रॉफिट्स का बंटवारा करते हैं ना, या फिर हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हमसे गलती हो जाती है, या फिर हम प्रॉफिट्स को बांटते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाकर, तो कभी कभी सैलरी बांटना भूल जाते हैं, कभी इंटरेस्ट देना भूल जाते हैं, कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे देते हैं, कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दे देते हैं, कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल जाते हैं, कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम या ज्यादा चार्ज कर देते हैं। किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए थी, उसको सैलरी नहीं देते, ज्यादा दे देते हैं, कम दे देते हैं। कमीशन देना था, कमीशन नहीं देते, ज्यादा देते हैं, कम दे देते हैं। प्रॉफिट को रेशो में बांटना चाहिए था 3:1 की, पर रेशो में ना बांट के उसको इक्वल बांट दिया। तो यार हमसे ना कई बार गलती हो जाती है, गलती या तो प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन में या प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, वॉट एवर बी द केस, अगर हमसे गलती हो जाए तो बेटे इसका इफेक्ट बड़ा सिंपल सा होता है। गलती होने से होता यह है कि किसी पार्टनर के पास ज्यादा प्रॉफिट चला गया है और किसी पार्टनर के पास कम प्रॉफिट गया है, यही गलती हो सकती है और कोई गलती नहीं होती। जब हम प्रॉफिट्स का बंटवारा गलत करते हैं ना, तो किसी एक के पास ज्यादा चले जाता है, उसको फायदा हो जाता है, और किसी के पास कम प्रॉफिट जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। हम ठीक कैसे करेंगे? सर जिसके पास ज्यादा चला गया उससे ले लो, वापस ले लो, और जिसको कम दिया है उसको और दे दो। तो बड़ी सिंपल सी एंट्री हमारी बनती है, जिस पार्टनर को फायदा हुआ था यानी कि गेनिंग पार्टनर, उससे हम वापस लेंगे। वापस लेने का मतलब है डेबिट करेंगे। और जिस पार्टनर को नुकसान हुआ था, लूजिंग पार्टनर, उस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मतलब उसको देंगे और देंगे, जितना उसको नुकसान हुआ था उसके नुकसान को पूरा करेंगे। तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लूजिंग पार्टनर। अब सर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे या करंट अकाउंट? बेटे ये तो डिपेंड करेगा ना। अगर सिस्टम फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट, और अगर सिस्टम फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। अरे वाह सर, अरे वाह सर, हाँ जी, ओके। और इसको मैंने आपको सिखाया था एडजस्टमेंट टेबल बनाकर। तो एक एग्जांपल देता हूं आपको, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाकर देखते हैं इसको। जैसे कि मान लो बेटे मेरे पास 10,000 रुपए का प्रॉफिट था टोटल, मान लो मैंने गलती से इक्वल बांट दिया। मतलब सर इसको 5,000 दे दिए होंगे, इसको 5,000 दे दिए होंगे। मान लो आपके पास 10,000 का प्रॉफिट था और आपने गलती से इक्वल बांट दिया, तो इसको 5 इसको 5 दे दिए ना, आपने गलती से दे दिए। लेकिन अगर आपने गलती ना करी होती और आपने सही तरीके से बंटवारा किया होता, तो सही तरीके से बंटवारा होना चाहिए था 3:2 की रेशो में। मतलब अगर सही डिस्ट्रीब्यूशन करी होती, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करी होती, तो इसको मिलते 6,000 और इसको मिलते 4,000, पर गलती से 5-5 चले गए। अब बेटे आपको एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बताओ क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? सर देखो, इसको 6,000 मिलने चाहिए थे, इसको 5,000 मिले हैं, तो इसको कम मिले। 6 देने थे ना आपने इसको, देखो 6 ये सही है, 6 ये गलत है 5, तो सर इसको तो 1,000 और मिलने चाहिए। इसको करेंगे क्रेडिट। जिसको और मिलने हैं ना, जिसको देने हैं आपने और, उसको क्रेडिट। अब इसको मिलने चाहिए 4, गलती से दे बैठे 5,
तो सर इसके पास तो एक्स्ट्रा है 1000, तो इससे वापस लेने हैं, वापस लेने हैं इससे, और इसको देने हैं, तो इसको डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, तो बेटे आपकी एंट्री बनेगी बीज अकाउंट डेबिट, बी से लेने हैं और ए को देने हैं टू एज अकाउंट। ये आपकी एंट्री बनेगी, बी से लेने हैं डेबिट, ए को देने हैं क्रेडिट। अब कैपिटल लिखोगे कि करंट लिखोगे, वो डिपेंड करेगा, कैपिटल लिखना है कि करंट लिखना है बेटे, वो डिपेंड करेगा सिस्टम के ऊपर, सिस्टम फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। आगे बात समझ, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आओ, क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर है बेटे। राम मोहन सोहन इक्वल पार्टनर थे और उन्होंने कैपिटल लगाया था 120, 90 और 60, ठीक है। फॉर द ईयर इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। देखो क्वेश्चन कह रहा है भाई हमने आईओसी देना था कितना, 5%, पर गलती से हमने कितना दे दिया, 6%। पढ़ो, फिर से पढ़ो। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मतलब गिवन 6% इंस्टेड ऑफ 5%। तूने इंटरेस्ट देना कितना था, तूने इंटरेस्ट देना था 5%, तूने कितना इंटरेस्ट दे दिया, 6%। तो इसका मतलब सर 5 देना था और हमने 6 दिया, तो 5 देना था और हमने अगर 6 दिया तो सर 5 तो सही दिया ना उसमें से। अगर हमने 6% दे दिया तो सर 5% तो देना ही था, हमने सिर्फ 1% की गलती करी ना, यस और नो। सर देखो 5% देना था, हमने 6 दे दिया, तो यार 6 में 5 तो सही है, वो तो ठीक ही है। ठीक के बारे में काहे चिंता कर रहे हो, ठीक तो ठीक ही होता है, ठीक थोड़ी गलत होता है, गलत गलत होता है। सर बहुत अच्छी बात बताई, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक ठीक होता है, गलत गलत होता है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब फिर से सोच, देना कितना था, 5%, दिया कितना, 6%, 1% ही तो गलत दिया। गलती कितने की है, एरर कितना हुआ है, एरर हुआ है सर 1%, ये हुई है गलती, ठीक है। आओ जरा इसको ठीक करें, कैसे ठीक करेंगे सर, एडजस्टमेंट टेबल बनाकर। आओ बेटे एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। अरे आना यार, एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर है, राम मोहन और सोहन, 3 पार्टनर है। तो हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, आप बस देखो और समझो। राम मोहन सोहन टोटल एडजस्टमेंट टेबल पर्टिकुलर्स। गलती सही एडजस्टमेंट। सबसे पहले आपने गलती आइडेंटिफाई कर ली ना, हाँ सर हमने आइडेंटिफाई कर ली। हमें 5% इंटरेस्ट देना था, हमने 6% दिया, इसका मतलब हमने 1% इंटरेस्ट गलत दिया। हमने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दिया है, 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दिया है। कैलकुलेट कर लो 1%। सर 1% 1200 रुपए, 1% 900 रुपए, 1% 600 रुपए, टोटल 2700 रुपए हमने गलती से 2700 रुपए 12, 9 और 600 के रूप में बांट दिए। ये गलती हो गई हमसे। अब देखो, अगर ये गलती नहीं होती तो ये वाले जो 2700 रुपए होते, अगर मैं बेटे कोई प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रूप में नहीं बांटता, अगर मैं ये 2700 रुपए इंटरेस्ट नहीं देता, तो एंड में 2700 रुपए बचे होते। लास्ट में पहले मैं इंटरेस्ट देता हूं, सैलरी देता हूं, बोनस देता हूं, कमीशन देता हूं, एंड में जो बच जाता है वो रेशो में देता हूं। अब सोच, अगर तूने ये 5% ही दिया होता, 1% फालतू नहीं दिया होता, तो ये जो 2700 रुपए ये एंड में बचे होते ना,
डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो बचे होते, ये बचे हुए प्रॉफिट कैसे बांटता? सर रेशो में बांटता। इसका मतलब ये 2700 रेशो में बांटने चाहिए थे, और रेशो क्या है इसकी? इक्वल। रेशो क्या है इसकी? इक्वल। तो इसका मतलब यही 2700 रुपए 900 900 900 की तरह बंटने चाहिए थे। ओके, अब चेक कर ले एडजस्टमेंट। सर इसको 900 रुपए मिलने चाहिए थे, गलती से 1200 दे दिए, तो इसके पास तो ज्यादा चले गए ना 300 रुपए, वापिस ले लो, डेबिट। सर इसको 900 रुपए मिलने चाहिए थे, 900 ही मिले हैं, तो इसमें तो कोई गलती ही नहीं हुई है सर। जिसको 900 देने थे 900 ही दिए हैं, उसमें क्या गलती है? क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को, छोड़ दो। सर इसको 900 रुपए मिलने चाहिए थे, गलती से इसको 600 दिए, इसको कम मिले हैं, इसको और दे दो, इधर से लो, इधर दो, एंट्री। एंट्री बन जाएगी राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, राम से लेकर सोहन को दे दो। बस खत्म हो गया सर। हाँ बेटे खत्म हो गया। उसने मांगा ही तुमसे सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री थी, मांगा ही सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री थी, हमने एडजस्टमेंट एंट्री दे दी, खत्म। नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड। सर एक क्वेश्चन और करा दो ना, ऐसा ही एक और करा दोगे तो मजा आ जाएगा। यार तुम मजे बड़े लेते हो यार, हर चीज में मजा लेते हो तुम। चलो करा देता हूं, करा देता हूं। एबीसी पार्टनर हैं, 1 अप्रैल को उनका कैपिटल का बैलेंस था 50,000, 25,000, 25,000। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड, सी को सैलरी मिलनी चाहिए थी, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलने चाहिए थे, प्रॉफिट रेशो में बांटने थे, कैपिटल की रेशो में बांटने थे। कैपिटल की रेशो क्या है? 2:1:1। ठीक है जी, ये होना चाहिए था, ये सही वाली चीजें हैं। सी को सैलरी मिलनी चाहिए थी, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, प्रॉफिट बांटने चाहिए थे, रेशो ऑफ कैपिटल 2:1:1 में। अब हमसे गलती क्या हुई है? कहता जो नेट प्रॉफिट था ना जो 45,000 का, इट वॉज रॉन्गली डिवाइडेड इक्वली विदाउट द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस। हमसे गलती ये हो गई, ना हमने सैलरी दी, ना हमने इंटरेस्ट दिया, ना हमने 2:1:1 की रेशो को फॉलो किया, हमने गलती से 45,000 को इक्वल बांट दिया बिटवीन ए, बी एंड सी। आपसे कह रहा है जी एंट्री पास कर दोगे? मैंने कहा हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपने को एंट्री तो आती है करनी पास। लेकिन एंट्री पास करने के लिए बेटे हमारे को बनाना पड़ता है एडजस्टमेंट टेबल। सर क्या ये एडजस्टमेंट टेबल हम स्कूल में भी बना कर आएंगे? हाँ बेटे इसलिए तो बनाया है। सर क्या हम इसको पेपर में भी बना कर आएंगे? हाँ बेटे इसलिए तो सिखाया है। अगर तूने सीख के इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, लानत है फिर मेरे पे भी और तेरे पे भी। क्या फायदा हुआ फिर? अच्छा सर, सर हम तो ऐसे बस पूछ रहे थे। बेटे ऐसे मत पूछा करो। लो सर आपने वो तो बनाया ही नहीं, राइट रॉन्ग। बेटे बना रहा हूं, ये देख, ये बना दिया। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, एडजस्टमेंट। बताओ बेटे क्या हुआ गलती? सर हमारे पास 45,000 के प्रॉफिट थे ना, प्रॉफिट 45,000 के। हाँ सर हमारे पास 45,000 के प्रॉफिट थे, जो हमने गलती से इक्वल बांट दिए। ओके, इक्वल बांट दिए मतलब इसको 15,000 दे दिए होंगे, इसको 15,000 दे दिए होंगे, इसको 15,000 दे दिए होंगे। हाँ जी सर, अगर हम ये गलती नहीं करते तो हम क्या करते? अगर बेटे हम गलती नहीं करते तो हम ये 45,000 रुपीज में से सबसे पहले सी को सैलरी देते। देते कि नहीं देते? देते सर। सी को सैलरी देते 1500 महीने के हिसाब से, यानी कि सी को सैलरी मिलती 18,000 रुपए। 1500 महीना मतलब 18,000 रुपए। ठीक है सर। फिर उसके बाद हम सर इंटरेस्ट देते 5% सभी को। बताओ इंटरेस्ट देते 5%, कितना बनेगा सर? 1250। नहीं इसका नहीं, इधर
1250 इसका, 1250 इसका, इसका डबल 2500। और सर फिर जो एंड में प्रॉफिट बचता वो हम रेशो में बांटते हैं ना 211 की। हाँ, एंड में बचा हुआ प्रॉफिट रेशो में बांटते। अभी कैलकुलेट करके कितना बचा होता सर, देखो 45,000 था हमारे पास, 18,000 की सी को सैलरी दे दी, 2500 और 2500 इंटरेस्ट दे दिया, हमारे पास बचता 22,000। इसको बांटते 211 में, मतलब इसको मिलता 5500, इसको मिलता 5500, इसको मिलता 11,000। तो एक्चुअली में सही तरीके से अगर बंटता तो इसको मिलता 13,500 टोटल, इसको मिलते 6,750 और इसको मिलते 24,750। टोटल हो जाते बेटे 45। चेक कर ले, 45 बन रहा है ना, 13,500 प्लस 6,750 प्लस 24,750 बन रहा है 45। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है, हम कर देते हैं। ये राइट है, ये रॉन्ग है। 13,500 देने थे, 15 दे बैठे सर, 1,500 रुपए वापिस ले लो, डेबिट। ये राइट है, ये रॉन्ग है। सर 15,000 दे दिए, 6,750 देने थे, 8,250 वापिस ले लो बेटे, ये राइट है 24, ये रॉन्ग है 15,000। तो सर 24,750 देने थे, 15,000 ही दिए हैं, तो इसको 9,750 कम मिले, तो इसको क्रेडिट कर दो। मतलब इससे लेकर इसको दो, इससे लेकर भी इसको दो। ए से भी ले लो, बी से भी ले लो, सी को दे दो। ओके, ए से भी ले लो, बी से भी ले लो, सी को दे दो। तो एंट्री बनेगी ए डेबिट, बी डेबिट टू सी 1500, 8,250, 9,750। अब पॉइंट उठता है सर, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे कि करंट अकाउंट लिखेंगे? यहां पर जब हम रेशो ऑफ कैपिटल की बात करते हैं ना बेटे, कभी भी रेशो ऑफ कैपिटल की बात करो, कभी भी रेशो ऑफ कैपिटल की बात करो, तो ये हमेशा फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम होता है। जब भी हम रेशो ऑफ कैपिटल्स बोलते हैं तो रेशो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स होता है, रेशो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इसका मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल है, तो यहां पर करंट अकाउंट से एंट्री होगी। आ गई बात समझ में आपको? यस सर। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड। क्लियर है? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। इसके बाद एक और टॉपिक था हमारे सिलेबस के अंदर, विच वॉज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि हम किसी पार्टनर को अपने बिजनेस में ऐड ऑन करते हैं और उस पार्टनर को हम एक गारंटी दे देते हैं कि वट एवर बी द केस, तुझे इतना तो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? जैसे मान लो मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाता हूं, तुम कहते हो सर आप मेरे पार्टनर बन जाओ, बिजनेस अच्छा चलेगा। मैंने कहा यार मैं पार्टनर तो तेरा बन जाऊंगा, मेरा फायदा क्या हुआ इसमें? तुमने कहा सर चिंता मत करो, हर साल आपको 10,000 रुपए तो मिनिमम प्रॉफिट आते ही रहेंगे। हम प्रॉफिट कमाए ना कमाए, ज्यादा कमाए कम कमाए, आप निश्चिंत हो जाओ, मिनिमम तो आपके घर में 10,000 रुपए प्रॉफिट आता ही रहेगा। अब मैं संतुष्ट हो गया ना, अब मैं निश्चिंत हो गया। मुझे लग रहा है ना अब कि चल यार जो मर्जी हो, कम से कम तो प्रॉफिट 10,000 मिलता ही रहेगा ना। इसको बोलते हैं किसी को गारंटी देना। अब ये गारंटी कौन दे सकता है? ये गारंटी बचे हुए पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे सकते हैं। ये गारंटी सिर्फ कोई एक पार्टनर किसी एक पार्टनर को दे सकता है, या ये सभी पार्टनर किसी एक स्पेसिफिक रेशो में किसी पार्टनर को दे सकते हैं। आइदर द रिमेनिंग पार्टनर्स कैन गिव द गारंटी टू अ न्यू पार्टनर इन देयर रेशो ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि पीएसआर में, या फिर इन अ स्पेसिफिक रेशो विच इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग गारंटी, या फिर अ सिंगल पार्टनर गिव्स अ गारंटी टू अनदर सिंगल पार्टनर। कोई एक पार्टनर किसी को गारंटी दे सकता है। ओके बेटे, जब भी गारंटी का क्वेश्चन आएगा ना, जब भी गारंटी का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं, ठीक है? आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने का नॉर्मल काम करेंगे। सर जैसे कि बेटे, जैसे ये एक क्वेश्चन है तेरे पास, और क्वेश्चन तेरे को बोल रहा है प्रॉफिट्स का बंटवारा कर, तो तू घबरा बिल्कुल भी मत।
You just have to prepare a P&L appropriation like a normal P&L appropriation. Don't worry, घबराना नहीं, बस आप एक नॉर्मल P&L appropriation बना रहे हो ऐसा सोचो, ठीक है सर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज 79,500 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट सही है 79,500 के, तो लिख दो बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 79,500। अब इसमें से हमें बंटवारा करना है। बंटवारे के लिए क्वेश्चन ने बोला एबीसी पार्टनर्स हैं, 5:3:2 की रेशो है, ए सी को गारंटी कर रहा है कि आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट 5% ऑन द कैपिटल द प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 15,000 इन एनी ऑफ द ईयर। ए ने सी को गारंटी करी कि इंटरेस्ट तुझे मिलेगा, सबको इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम, और इंटरेस्ट देने के बाद जो सी तेरे हिस्से में प्रॉफिट आएगा ना उसकी गारंटी ए कर रहा है कि कम से कम वो 15,000 होगा, 15,000 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या पहले हमें इंटरेस्ट देना है? देना ही है 5%, तो दे दो 160, 1,00,000 और 80,000 पर इंटरेस्ट दे दो। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, बोलो बेटे कितना कितना इंटरेस्ट देना है? सर 5% का मतलब हो गया 8,000, 5,000, 4,000, ठीक है। तो 17,000 रुपए तो इंटरेस्ट ही दे दिया हमने, ओके। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो सर रेशो में बांट दो, क्योंकि कोई सैलरी बोनस कमीशन तो हमने कुछ देना ही नहीं है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है ए बी सी की रेशो में बांट दो, ओके। बांट के देखो कितना कितना प्रॉफिट बनेगा। सर 79,500 था, उसमें से 17,000 इंटरेस्ट बांट दिया तो 62,500 बचा। 62,500 5:3:2 की रेशो में बांटना चाहिए, तो 5:3:2 की रेशो में बांट दो। इसको मिलेगा 31250, इसको मिलेगा 18750 और इसको मिलेगा 12500। बेटे मैंने गारंटी वाले क्वेश्चन के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, अभी मैंने गारंटी को चेक ही नहीं किया है। तुझे भी गारंटी को चेक नहीं करना है, पूरा बांट दे, सैलरी बोनस कमीशन इंटरेस्ट सब दे दे, आईओडी आईओसी एवरीथिंग, डू एवरीथिंग, डिस्ट्रीब्यूट द होल प्रॉफिट। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन नाउ यू हैव टू चेक द पॉइंट ऑफ गारंटी। अब अगर मैं गारंटी को चेक करूं तो गारंटी में क्या था? यह था कि ए ने गारंटी करी है सी को, ए ने कहा सी को कि इंटरेस्ट देने के बाद जो तेरे हिस्से में प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट 15,000 रुपए से कभी भी कम नहीं होगा। आप चेक करो सी के हिस्से में प्रॉफिट कितना आ रहा है। सर सी के हिस्से में तो प्रॉफिट 12,500 आ रहा है, पर ए ने तो कहा था कि कम से कम 15,000 रुपए मिलेगा। तो इसका मतलब सी को 15,000 मिलना चाहिए। कितना कम मिल रहा है उसको? कितना कम मिल रहा है? सर 2,500 रुपए कम मिल रहे हैं। बेटे जो सी को कम मिल रहा है 2,500, वो उसका डेफिसिट है। वो डेफिसिट कौन पूरा करेगा? सर वो डेफिसिट पूरा करेगा ए, ठीक है। तो इसका मतलब ए से लेना है, गारंटी टू सी, और सी को मिलने चाहिए, ठीक है। तो सर अगर हम 2,500 ए से ले लेंगे तो ए के पास तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। हाँ बेटे गारंटी का मतलब यही है, ए कह रहा है मेरी जेब से ले ले, तू खुश रह। तो ए के पास रह गए 28,750, बी के तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बी के पास है 18,750, और जो सी है अब सी खुश हो जाएगा क्योंकि सी को मिल गए 15,000। तो गारंटी इज ओनली एट द लास्ट स्टेज, आपको आखिरी में चेक करना है। तो ए के पास आएंगे 28,750, बी के पास आएंगे 18,750 और सी के हो जाएंगे 15,000। 28,750, 18,750 और 15,000 टोटल बनेगा सेम, क्योंकि आपने 2,500 रुपए ए की जेब में से निकालकर सी को दे दिए।
इस तरह से आप गारंटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आई है बात समझ में आपको? हाँ जी सर। अब बेटे हमारे दो टॉपिक रह गए जो मुझे लगता है आपको समझाने चाहिए। एक चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन एंड सेकेंड इज जर्नल एंट्रीज। और थोड़ा सा 10 15 20 मिनट लगेंगे, हमारे ये दो टॉपिक खत्म हो जाएंगे और आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर वो लिखता है कि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ एज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको बोलेगा कि इंटरेस्ट को ऐसे ट्रीट करो कि वो चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर ऐसे ट्रीट करो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आओ जरा इस क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। तो सर हम क्या करेंगे, हम बेटे एक बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमें तो बोला है क्वेश्चन ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो ये बना लिया मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। assuming that interest on capital is a charge against profit। मैं पहले आपको charge against profit ये वाला टॉपिक करा रहा हूं। assuming that interest is a charge against profit। ओके, सवाल पढ़ते हैं। ए और बी पार्टनर है इक्वल, कैपिटल लगाया हुआ है उन्होंने 90,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। ये डिसाइड हुआ था कि इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम, प्रॉफिट है हमारे 10,000। तो हम यहां क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट हमने कमाया 10,000। तो बेटे अगर हमने 10,000 रुपए कमाया तो हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट बांटना है। बांटने के लिए सबसे पहले जब हमने डीड को पढ़ा तो डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना 10%। आओ जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें ए को भी और बी को भी। कितना इंटरेस्ट देना है, 10%। करो कैलकुलेट। सर 10% 90,000 का 9,000 और 10% 60,000 का 6,000। तो 9,000 और 6,000, सर ये तो बन गया 15,000। हाँ, पर सर हमारे पास तो सिर्फ प्रॉफिट है 10,000। अब 10,000 में से क्या हम 15,000 दे दें इंटरेस्ट? हाँ बेटे दे दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट को आप चार्ज मान के चलो। इंटरेस्ट को चार्ज मान के चलो का मतलब है कि जितना इंटरेस्ट देने वाला बनेगा दे देना, दे देना। 15,000 बनता है 15,000 दे दो, 25,000 बनता है 25,000 दे दो, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट बनता है 1 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए इंटरेस्ट बनता है 10 लाख रुपए दो। डोंट थिंक अबाउट नेट प्रॉफिट। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट है, जितना इंटरेस्ट देना है दे दे। क्योंकि अगर तूने बैंक से लोन लिया होता, प्रॉफिट कमा ना कमा, ज्यादा कमा कम कमा, इंटरेस्ट तो तू देगा ही देगा ना। बैंक को तो नहीं बोल सकता यार मैंने तो प्रॉफिट ही नहीं कमाया, कितने गंदे लोग हो तुम, इंटरेस्ट मांग रहे हो। बेटे बैंक तो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, तू प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए। उसी तरह से इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है तू प्रॉफिट जितना मर्जी कमा, ज्यादा कमा कम कमा नहीं कमा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, दे दे। अब अगर तूने 10,000 में से 15,000 का इंटरेस्ट दे दिया तो बेटे इस अकाउंट को बैलेंस कैसे करेगा? सोच, बैलेंस कैसे करेगा? क्योंकि अकाउंट तो बैलेंस करने पड़ते हैं। तो सर फिर इधर आ जाएगा बैलेंस 5,000 का। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? लॉस ट्रांसफर्ड। क्या बोलेंगे? लॉस ट्रांसफर्ड। और कौन सी रेशो में? इक्वल। खत्म। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं तेरे से अगर पूछूं कि ए को मिला क्या और बी को मिला क्या, तो तू क्या बोलेगा? तू यही तो बोलेगा सर ए को देखो हमने 9,000 रुपए दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन लॉस 2,500 रुपए ले लिए वापस। तो अल्टीमेटली इसकी जेब में तो सर 6,500 आए ना। आपने एक हाथ से उसको इंटरेस्ट दिया 9,000 का और दूसरे हाथ से उससे लॉस रिकवर कर लिया।
9 देकर 2500 वापस लॉस ले लिया, तो अल्टीमेटली इसके पास तो 6500 रुपए आए। सेम गोस फॉर बी, इसको आपने 6000 का इंटरेस्ट दिया लेकिन 2500 रुपए का इससे लॉस वसूल कर लिया, तो इसको आपने 3500 रुपए दिए तो टोटल मिला के 10,000 ही, बस देने का थोड़ा सा तरीका बदल गया, देने का थोड़ा सा तरीका बदल गया। आई बात समझ में? सो दिस इज इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर सर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते बट assuming that interest is not a charge against profit, interest is appropriation of profit, तो क्या होता सर? तो क्या होता, अभी देखते हैं। सर देखो, हमने कमाया 10,000 रुपए का प्रॉफिट और क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब क्या होता बेटे? अब बड़ी सिंपल सी बात करनी थी। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट्स को बांटना, बंटवारा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। अब सोच, तेरे पास अगर 5 टॉफीज हैं, 5, और वो तूने ए और बी में बांटनी है, तो चाहे जैसे मर्जी बांटे, टोटल कितनी बांट पाएगा? 5 ही बांट पाएगा। 6 तो नहीं बांट सकता, 7 तो नहीं बांट सकता। है कितनी तेरे पास? 5। तो बांट कितनी सकता है? 5। अब चाहे तू 2 + 3 करके बांट दे, 3 + 2 करके बांट दे, है ना, 2.5 करके बांट दे, 4 1 करके बांट दे, 1 4 करके बांट दे, 5 0 कर दे, 0 5 कर दे। बांट तो तू 5 ही सकता है, 5 से ज्यादा तो नहीं बांट सकता। You cannot appropriate more than what you have. बोल फिर से, you cannot appropriate more than what you have. You cannot distribute more than what you have. So if you have only 10,000, you cannot distribute 15,000. No, never. Unlike this, यहां पर तो तूने 10 में से 15 दे दिए ना, अब तू 10 में से 15 दे ही नहीं सकता। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन व्हाट यू हैव। इसी को तो बोलते हैं एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो सर हमने देखो ए को देने थे 9,000 और हमने बी को देने थे 6,000, तो टोटल हमने देने हैं 15,000, पर हमारे पास तो 10,000 है। इसका मतलब तो बड़ा सिंपल है, इसका मतलब तो सर ये है कि हम 15,000 दे नहीं सकते, हम 10,000 ही दे सकते हैं। ओके, हम दे कितने सकते हैं? 10,000। अब सर 10,000 दें कैसे? तो 10,000 देने के लिए बिटवीन ए एंड बी आप एक रेशो यूज करोगे, इसकी रेशो यूज करोगे। रेशो, हमने ए को कितने देने थे? 9,000। हमने बी को कितने देने थे? 6,000। टोटल बनते कितने हैं? 15,000। 15,000 हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास है ही 10,000। हम 10,000 से ज्यादा दे नहीं सकते। तो अब हम 10,000 देंगे कैसे? सर अब हम 10,000 जो देंगे वो हम इन दोनों की आपस की रेशो में दे देंगे। आपस की रेशो क्या आ रही है? देखो ना कैलकुलेट करके, आपस की रेशो क्या आ रही है? सर रेशो नहीं आती हमारे को, तो निकाल ले बेटे। 9,000 और 6,000 की तेरे को रेशो नहीं निकालनी आती, फिर तू कहता है 12वीं में टॉप करूंगा। हट, रेशो निकाल। काट देंगे 0 से 0, 0 से 0, ये 3 से जा रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। रेशो क्या बन गई? 3:2। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you have to distribute 10,000 in the ratio of 3:2। तो क्या बनेगा ये? सर ये बनेगा 6,000, 4,000। इसका मतलब सर हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व ऐसे करेंगे। बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बाय पीएनएल अकाउंट 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी
6,000 और 4,000 देंगे तो सिर्फ 10,000 ही ना बेटे, 10 से तो तू ज्यादा दे ही नहीं सकता। ये तो मैंने समझाया तेरे को, ये ऊपर मैंने तेरे को समझाया, ये इसकी कैलकुलेशन देंगे ऐसे। सो दिस इज योर आंसर, ये है आपका आंसर। आ रही है बात समझ में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ऊपर तो सिर्फ मैंने तुझे समझाया है, ये समझाने के लिए, ठीक है। ये आंसर है तेरा येलो येलो वाला। ओके हो गया। तो मुद्दे की बात बड़ी सिंपल है, एप्रोप्रिएशन के केस में हमें रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा अवेलेबल प्रॉफिट 10,000, हम ज्यादा नहीं दे सकते। और चार्ज के केस में हम जितना इंटरेस्ट बनता है सारा दे देंगे, चाहे फिर हमारे को लॉस हो जाए, चाहे हमारे को लॉस हो जाए, वी विल गिव दी होल इंटरेस्ट। ओके, अब आते हैं बेटे हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, फिर हम करेंगे छुट्टी। लास्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? जर्नल एंट्रीज। वेरी सिंपल, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है जब हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पीएनएल अकाउंट, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन फ्रॉम पीएनएल। सेकंड, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? पहले चार्ज करेंगे, चार्ज करने की एंट्री होगी पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी, चार्ज करने की एंट्री, इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो जाएगा, कैपिटल करंट अकाउंट को डेबिट करके आईओडी को क्रेडिट कर दोगे, उसके बाद आईओडी अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। इसके बाद एंट्री होती है बेटे ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर ऑफ आईओडी टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर दिखता है ना आईओडी, आईओडी पीएनएल के एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर दिखता है, तो एंट्री बनती है आईओडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, आईओडी डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आईओडी आईओडी कैंसिल हो जाएगा, तो एक एंट्री चार्ज की, एक एंट्री ट्रांसफर की। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने की एंट्री और फिर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की एंट्री। फोर्थ एंड फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है एक तरह से ना, 11वीं में सीखा था, तो एंट्री बनेगी आईओसी टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, तो आईओसी डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। उसके बाद आईओसी को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल के डेबिट पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट पे, तो एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू आईओसी, आईओसी आईओसी खत्म हो जाएगा। सिमिलरली फिर हम सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन चार्ज करेंगे। चार्ज, चार्ज करने का मतलब है एंट्री लिखेंगे बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट, क्योंकि सैलरी हमने देनी है, कमीशन हमने देना है, बोनस हमने देना है, तो सैलरी डेबिट, बोनस डेबिट, कमीशन डेबिट, रेम्युनरेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट। उसके बाद ये सैलरी बोनस कमीशन को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो एक एंट्री बनेगी ट्रांसफर एंट्री, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी टू बोनस टू कमीशन, सैलरी बोनस कमीशन अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर कभी कभी हम सर अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हम अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बेटे रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करते हैं टू रिजर्व, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करते हैं टू रिजर्व। ये रिजर्व कुछ भी हो सकती है, जनरल रिजर्व हो सकती है ना, ये सिंपल रिजर्व हो सकती है, ये रिजर्व फंड हो सकता है, कुछ भी जो बोलेगा वैसा कर देंगे, ठीक है। लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, लास्ट वाला बचा हुआ प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, उसको हम कैसे बांटते हैं? सर उसको हम रेशो में बांटते हैं, रेशो में, तो एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये कैपिटल करंट इसलिए लिखा है हर जगह, सिस्टम पे डिपेंड करेगा, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। ओके हो गया, खत्म, बस फिनिश। आई बात समझ में? तो ये तो हमने आज वन शॉट किया है अपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का। मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप रिवीजन ऑफ द चैप्टर करेंगे तो बेटे सबसे पहला होना क्या चाहिए स्टेप, मैं बता देता हूं आपको, ताकि आप गलत दिशा में ना चले जाओ। स्टेप्स क्या होने चाहिए हमेशा? आपके स्टेप्स होने चाहिए, सबसे पहले कंप्लीट करो चैप्टर को।
चाहे आप बेटे मेरे से पढ़ रहे हो, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, अपने दीदी भैया से पढ़ रहे हो, स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, वट एवर बी द केस, चैप्टर कंप्लीट करो। चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब होता है ऑल टॉपिक्स कवर करो, ऑल क्वेश्चंस को कवर करो, थ्योरी भी कवर करो, प्रैक्टिकल भी कवर करो। पहले एक बार तो करो ना यार, करो। उसके बाद ऑर्डर में रिवाइज करो, ऑर्डर में रिवाइज, ऑर्डर में रिवाइज करते हैं। मैंने तुम्हें ऑर्डर में रिवाइज कराया, जिस तरह से मैंने तुम्हारे को क्लास में पढ़ाया मैंने उसी ऑर्डर में तुमको रिवाइज कराया। मैंने ये नहीं बोला कि चलो बेटे पहले सिस्टम पढ़ते हैं, नहीं, पहले मैंने तुम्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन सिखाया, फिर मैंने तुम्हारे को आईओडी सिखाया, फिर मैंने तुम्हारे को आईओसी सिखाया, फिर मैंने तुम्हारे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन सिखाया, कैपिटल सिस्टम सिखाया, फिर मैंने पास्ट एडजस्टमेंट सिखाई, फिर मैंने गारंटी सिखाई, फिर मैंने जर्नल एंट्री सिखाई। जिस ऑर्डर में बेटे आपने पढ़ाई करी होती है ना, उसी ऑर्डर में अगर आप रिवीजन करोगे तो आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से सारी चीजें रिकॉल कर पाएगा, आपको सारी बातें याद आएंगी जो आपने क्लास में सीखी थी या खुद पढ़ते समय सीखी थी। उसी ऑर्डर में रिवीजन करते हैं, ठीक है। अपने तरीके से पहले रिवाइज करो। जब आप रिवाइज कर लोगे ना, फिर आप वन शॉट को देख कर रिवीजन कर सकते हो। वन शॉट इज never a replacement of your own practice. It is never a replacement of your whole chapter. मैं कभी भी आपको यह सलाह नहीं दूंगा कि आप वन शॉट से चैप्टर को तैयार करो, नहीं, चैप्टर पहले खुद तैयार करो। जिस टीचर से पढ़ रहे हो सारे लेक्चर देखो, सारे क्वेश्चन करो। एक बार आपने कर लिया तो अब खुद से रिवीजन करो, खुद से 2 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल हर टॉपिक के उठाकर अपनी रिवीजन करो। जब हो जाए ना रिवीजन, उसके बाद वन शॉट देखकर फिर से रिवाइज करो। तुम लोग ऐसा करोगे पूरे साल भर में तो कुछ अच्छा कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा अच्छे नंबर आ जाएंगे, नंबर तो बेटे आ ही जाते हैं, सबके आ जाते हैं नंबर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती नंबर लेना। पॉइंट है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन देखकर समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा, ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे। सिर्फ वन शॉट से नहीं होगा, नेवर। इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कभी भी वन शॉट आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आज का लेक्चर देखकर कि आज मैंने टॉपिक तो सारे कराए, इन डिटेल कराए, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं सारे कराए। मैं करा ही नहीं सकता बेटे। क्लास में मैंने आपको 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करा दिए, विद एग्जाम्पल कराए होंगे, 12 दिन लगाकर कराए होंगे, 10 दिन लगाकर कराए होंगे, 20 घंटों में आपको मैंने ये चैप्टर सिखाया होगा। ऐसा मैं क्या करा दूंगा कि 1.5 पौने 2 घंटे में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे? तो क्या वो इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वन शॉट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर रेगुलर क्लास। ये सिर्फ आपको रिवाइज करने में मदद कर सकता है, चीजों को रिकॉल करने में मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसको देखकर मैं तो कभी भी नहीं बोलूंगा आपको कि आप पेपर देने चले जाना। मैं नहीं बोलूंगा, बाकी पता नहीं कोई टीचर बोल दे तो बोल दे, उसका मैं क्या गारंटी लूं, ठीक है ना। तो बेटे अगर आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, रिवीजन हो गई होगी, चीजें समझ आ गई होंगी, रिकॉल हो गई होंगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, बता देना हाँ सर मजा आया, समझ आया। और ऐसा ही मजा और ऐसी ही समझ आप पूरे साल हमारे को देते रहना। और अगर आपको लगा होगा कि नहीं यार मजा नहीं आया, पता नहीं टाइम वेस्ट हो गया, बेटे तो भी बेझिझक लिख देना। हालांकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्या है ना कि तेरे अंदर की जो भड़ास होगी वो निकल जाएगी, ठीक है। ओके हो गया। तो ऐसे ही हम वन शॉट के थ्रू पढ़ते रहेंगे। फ्री बैच है, आप एनरोल कर लेना, फ्री में सब्सक्राइब होगा, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ऑडियो वीडियो लेक्चर तो आपको यहाँ पर यूट्यूब पे मिल ही रहा है, इसके नोट्स आपको बैच के अंदर मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आप बने रहेंगे इस चैनल के ऊपर, मेरे साथ भी पढ़ते रहेंगे पूरा साल और अपनी तैयारी करते रहेंगे। प्रॉपर तरीके से तैयारी करो, वन शॉट से रिवीजन करो, एंड बस कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाओ। कोई भी पेपर आए, कोई भी क्वेश्चन आए, मैं कर लूंगा। इसी तरह से हम लगे रहेंगे पूरे साल, ठीक है। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।